इसी कड़ी में हमारे साथ में आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप बंदोपाध्याय जी ग्रुप चेयरमैन हैं इंडिट्रेड कैपिटल के, और आज हमारे साथ में। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू, थैंक यू। सुदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू एंड योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। जी, मैं तो अभी करीब 32-33 साल से फाइनेंस के फील्ड में हूँ। ऑब्वियसली सीए के बाद मैंने लार्ज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी जैसे कंपनीज में 16-17 साल काम किया। उसके बाद मैंने रिलायंस ग्रुप ज्वाइन किया, और रिलायंस ग्रुप का जो रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है, पर्टिकुलरली रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस मनी, रिलायंस कमोडिटीज, सारे रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज की सेटअप किया। उसको मैंने 5 साल रन किया एज एमडी। उसके बाद मैंने डेस्टिमनी प्राइवेट इक्विटी फ्लोटेड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस वो हेड किया 5 साल। फिर उसके बाद हमने इंडिट्रेड कैपिटल मेजॉरिटी हिस्सा खरीदा बैरिंग्स जो पी फंड है उनसे, और तब से हम इंडिट्रेड कैपिटल रन कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे 4-5 बड़े बिजनेसेस हैं। इसमें लेंडिंग है, माइक्रो फाइनेंस है, और भी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, और कैपिटल मार्केट में तो हम है ही। कैपिटल मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। निवेशकों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, निवेशकों को हमारी सलाह देते हैं जो हम लोगों को लगता है अच्छा है निवेशकों के लिए। ये काम हम करते आए हैं बहुत सालों से, और ये इंडिया में निवेश का जो कल्चर है रिटेल में, वो स्प्रेड करने के लिए करीब 2005 साल से हम काम करते हैं। जी, तो इतने समय से जब आपका एक्सपीरियंस है बाजार का और सारे फाइनेंसेस का, इन्वेस्टमेंट का, एक ब्रॉड व्यू अगर मुझे आप दीजिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मुझे क्या काम करना है, कैसे करना चाहिए? मतलब मेरे लिए क्या तरीके हैं कि कितना मैं पैसे शेयर बाजार में डाल सकता हूँ, कितना मुझे सेफ साइड रखना चाहिए, कितना मुझे हेज करना चाहिए, कितना मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए। एक ब्रॉड व्यू ओवरऑल मैं अपने फंड्स को किस तरीके से एलोकेट करूँ कि मैं ग्रो भी करूँ और सेफ भी रहूँ। ये 2-3 हिस्सों में मैं आपका सवाल को बांट के जवाब देने का कोशिश करता हूँ। आपका क्या उम्र है, कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में है, उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर आप करियर शुरू कर रहे हैं, अगर आप बहुत लंबा अभी आपके सामने आपका काम करने का टाइम है, तो आपको जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी जैसा रिटर्न किसी एसेट क्लास नहीं देता है। तो अगर आप बिटवीन 25 से 40-45 साल के हैं, तो मैं आपको आपका जो सेविंग्स है, आपका जो कमाई है, उससे खर्चा निकालने के बाद जो सेविंग्स है, उसका 50% तक इक्विटी में निवेश करने की सलाह दूंगा। और उसके बाद 60 साल तक ये हमारी सलाह यही होगी कि सेविंग्स का करीबन 25% आप इक्विटी में निवेश करें। ब्रॉडली यही थंब रूल में हम निवेशक को सलाह देते हैं, क्योंकि 50% मैं बोल रहा हूँ कि उसके आगे भी आपको इंश्योरेंस देना है, आपको थोड़ा बहुत डेट फंड में या डेट में रखना चाहिए, थोड़ा बहुत आपने को गोल्ड वगैरह अदर एसेट क्लास में रखना चाहिए। तो वो सब मिला के करीबन 50% और 50% इक्विटी, यही एलोकेशन 45 साल तक होना चाहिए। और 45 के बाद ये एलोकेशन थोड़ा सेफ्टी की तरफ ट्वीक करके इक्विटी में 25% इक्विटी में निवेश करना भूलिए। अब यहाँ पे इक्विटी को भी मैं 2 हिस्से में बांटूंगा। एक तो आपका क्या एपिटाइट है, क्या आपका पढ़ाई है, क्या आपके पास कितना टाइम है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आपके पास जानकारी है, स्टडी करने का समय है, तो आपको जरूर इक्विटी में डायरेक्ट निवेश करना चाहिए। और अगर आपके पास समय की कमी है, आपका पास उतना जानकारी नहीं है, तो दिग्गज एसेट मैनेजर्स है, म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, उसके जरिए आपको इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहिए। पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप जानबूझ के मार्केट में आए, बिना तो खुद जानिए, जो जानते हैं उनको ट्रस्ट कीजिए। जी सुदीप जी, जब आप ये तो हुआ रिटेल इन्वेस्टर की बात, और उसको आपने बता दिया कि इनिशियली जब एज कम है तो मेरे को इक्विटी में ज़्यादा मेरा एक्सपोजर हो सकता है या होना चाहिए, और धीरे धीरे उसको जैसे जैसे एज बढ़ती जाए टुवर्ड्स 50-60 और उसके आगे, तो उस हिसाब से मैं उसको एक्सपोजर को इक्विटी से कम करता जाऊं और बाकी जगह उसको बढ़ाता जाऊं। तो वो शिफ्टिंग ज़रूरी है।
इसके अलावा बात कर लेते हैं कंपनीज की। माइक्रो उसमें है आप एमएसएमईज को मदद करते हैं जितना मैं समझ रहा हूँ, जो कि आपकी वेबसाइट दिखा रही है। कैसे मदद करते हैं और क्या लगता है कि इस सिनेरियो, ये जो कोविड एरा रहा है, इसका कितना असर पड़ा है एक्चुअल ऑन ग्राउंड? क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आप उन लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, तो कई बार वो खबरें ऊपर तक नहीं आ पाती हैं, वो अखबारों तक नहीं पहुंच पाती हैं, कई बार बहुत कुछ कवर्ड होता है, लेकिन इंटरनली वो फाइल्स आपके पास होती हैं, इंटरनली वो लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं और वो कहते हैं कि फाइनेंस की जरूरत है, कितना क्राइसिस है, कितना कैश क्रंच है, लिक्विडिटी से लेकर के और बाकी सारी चीजें। आपका व्यू क्या है कि इस कोविड एरा का कितना बड़ा असर पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे, और अभी तक कितना पड़ रहा है, और इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? जी, सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त किए गए हैं एमएसएमईज को। और अगर हम पूछे कि ये एडिक्वेट है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। और एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एमएसएमई सेक्टर बहुत मायने रखता है। एक तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है, दूसरा एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एमएसएमई सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लोग जो डिपेंडेंट है, इनको सहायता की जरूरत है। ये थोड़ा बहुत बैकवर्ड है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है इसको सपोर्ट करने में। और अगर सरकार से सही वक्त पे सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है। जैसे हमने देखा है देश की ग्लोबली दिग्गज देशों में से कि अगर आप जर्मनी की बात करें, यूरोप के और कंट्रीज की बात करें, एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है उनकी इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमएसएमई का रोल है। कोविड ने बहुत बड़ा चूक एमएसएमई सेक्टर को दिया है, पर्टिकुलरली रिटेल सेक्टर, जो रिटेल शॉप्स हैं, जिनका बिजनेस लंबा पहला कोविड वेव में बंद हो गया था, फिर दूसरा कोविड वेव में इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पे सहायता की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। सरकार की तरफ से कुछ कदम लिए गए हैं, पर शायद उससे भी ज्यादा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे क्रेडिट की डिमांड या हमारी सहायता की अगर बात करें, हम लोग एमएसएमई को हेल्प करते हैं, और हम लोग उसी एमएसएमई पे काम करते हैं, सेगमेंट पे काम करते हैं जहां पे बड़े बैंक्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस उनको सहायता नहीं कर पाती है। हम लोग अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं एमएसएमई को, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि हम लोग उसी एमएसएमई से काम करते हैं जो कि प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप। बैंकों के लिए इनको लेंड करना बहुत अनसिक्योर्ड लोन देना पॉसिबल होता है, क्योंकि उनके बैलेंस शीट, उनके बाकी सारे रिकॉर्ड्स बैंक के जो चाहिए होता है उसके बराबर, उसके मुताबिक नहीं होता है, तो वो डेफिनेटली डिपेंड करते हैं एनबीएफसीज के ऊपर। हम लोग वहां पे स्टेप इन करते हैं, इनको हम लोग फ्लो बेस्ड लेंडिंग कहते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस को असेस करके हम लोन देते हैं। सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सिक्योरिटी नहीं देते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनीज जो देश में है, या सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज जो है, वहां पे बहुत बड़ा फंडिंग का गैप है, और वो गैप फुलफिल करना बहुत जरूरी है वेल राउंडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी, इसी के साथ साथ जितना मैं देख पा रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके साइट पे, तो उसमें वो भी दिख रहा है कि माइक्रो फाइनेंस पे भी आपका एक बड़ा काम है, जो कि इसके भी नीचे निकल के जाता है, एमएसएमई से निकल करके उस लेवल पे जाता है जो बहुत ही छोटे वेंडर्स या छोटे दुकानदार या उस तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं। वहां से कैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और कैसा सेंस है मिल रहा है रियल सिचुएशन का? ये एक बहुत ही यूनिक सेक्टर है, क्योंकि आज तक यहाँ पे जो रिपेमेंट कलेक्शन होता है वो फिजिकल कलेक्शन होता है। बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, हमारा कंपनी भी ऐसी है, जो कि इंटायर प्रोसेस डिजिटल है। हम लोन देते भी हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है मनी कस्टमर के बैंक अकाउंट में। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ज्यादातर, और हम लोग का कंपनी पूरा वुमेन के साथ काम करते हैं। ये सारे लोन पिछड़े वर्गों के वुमेन के पास जाता है, और वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करता है। पर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सोशल सर्विस नहीं है, तो कमर्शियल एक्टिविटी है। हम लोग ब्याज, बाकायदा ब्याज लेते हैं, और ये जो बॉरोअर है हमारे, वो ये सेगमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो लोन लेते हैं अपना रोजी रोटी के
कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मान लीजिए छोटा मोटा टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई प्रोसेसिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो इनके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है और हम लोग वर्किंग कैपिटल उसको अवेलेबल करते हैं। नॉर्मली रिपेमेंट 1 साल और 2 साल के अंदर करना होता है लोन का। बहुत ही छोटा छोटा लोन, पहला लोन 30,000 रुपए का, उसके बाद 40 से 60,000 रुपए का सेकंड लोन होता है, और ये फोर्टनाइट या मंथली इंस्टॉलमेंट में लोन रिपेमेंट होता है। दिक्कत यहाँ पे है जब आप फिजिकली लॉकडाउन हो जाता है तो कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इंस्टॉलमेंट को दे नहीं पाते हैं, तो एनपीए बढ़ जाता है। पर इस सेगमेंट में हमने बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बहुत बार बाढ़ आया या साइक्लोन हुआ, सबकी दिक्कतें आती है। पहला लॉकडाउन भी हमने देखा था, तो एनपीए बढ़ जाता है, तो ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, पर उसके बाद ग्रेजुअली वो एनपीए नीचे आना चालू होता है। और स्टेडी स्टेट में हमने हमेशा देखा है कि 1 से 2% के बीच में एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है, जो कि ओवरऑल एनबीएफसी इंडस्ट्री में एक मिसाल है, क्योंकि इस सेगमेंट को आप लोन दे रहे हो जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, गांव की महिलाओं, उसके बावजूद यहाँ पे डिफॉल्ट 1-2% से ज्यादा नहीं जाता है, और ये स्टेडी स्टेट। आज अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बुक्स आप देखोगे तो करीब 20-30% तक एनपीए रहेगा, क्योंकि कलेक्शन नहीं हो पाए, लोग ग्राउंड में जा नहीं पाए लॉकडाउन के कारण। पर जैसे ही 3-4 महीना गुजर जाएगा लॉकडाउन निकलने के बाद, ये एनपीए कम होते होते 6-8 महीने के अंदर वापस नॉर्मल की तरफ, जो कि 1-2% है, वहां पे आ जाएगा। जी सुदीप जी, लेकिन मैं वो समझना चाह रहा था, एक थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कितनी सिचुएशन ग्रिम है, किस तरीके के क्वेरीज आ रही हैं, किस तरीके के एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्या वो बढ़ गए हैं? कुछ डेटा या कुछ ऐसा वाला ट्रेंड अगर आप शेयर कर सकें हमारे दर्शकों के लिए, कि किस तरीके से कोविड एरा से पहले और अभी, जो इसमें आप जो कह रहे हैं कि मेजरली आप जो माइक्रो फाइनेंस का काम है वो ऑब्वियसली महिलाओं के साथ में है, गाँव की महिलाओं के साथ में है, जो कुछ उद्योग लगाती हैं, कुछ काम करती हैं, छोटा छोटा सा तो उद्योग भी क्या होता है, वो तो एक सेल्फ एक पर्सनल लेवल पे कुछ कर रहे हैं, तो क्या वहां से कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसा ट्रेंड या कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फंड की जरूरत है और उस तरीके के उसमें बिजनेस ग्रोथ आपके लिए भी, लेकिन ओवरऑल उनको बिजनेस चलाने के लिए या सस्टेनेंस के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, और ऐसा कुछ डेटा या कुछ शेयर कर सकते हैं कि आप हमारे साथ में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है, क्योंकि लॉकडाउन जब भी होता है उनको घर से निकलने का सुविधा नहीं रहती है, उनका जो भी एस्टैब्लिशमेंट है वो बंद हो जाता है, तो इस सेगमेंट के लोगों के पास ज्यादा सेविंग्स नहीं रहता है, और ऑब्वियसली उनके लिए दिक्कत बहुत ही होता है। तो पर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और मैं पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और जनरल जो बाढ़ आता है, जब या कोई साइक्लोन आता है, उसमें कुछ अंतर है। पहली बात है, जब कोई बाढ़ आता है या साइक्लोन होता है, उनका प्रॉपर्टी, उनके में उनका जो आय बकरी जो है वहां पे लॉस होता है, वहां पे दुकान पे डैमेज होता है, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डैमेज होता है, और वहां से रिकवर करना, एक किसी का गाय बाढ़ में चला गया या तो साइक्लोन में मर गया या तो घर गिर गया, तो वो एक रिकवर करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। पर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या हाँ उनको घर से निकलने की अनुमति नहीं है, पर फिजिकली उनका एस्पेक्ट का डैमेज नहीं हुआ, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, बिकम द पीसेस ऑफ देयर लाइफ और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, पहला लॉकडाउन में गांव में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, कोरोना का इम्पैक्ट नहीं था। अनफॉर्चुनेटली दूसरा लॉकडाउन में कोरोना का इम्पैक्ट गांव में भी किया है, तो हम लोगों को भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है पोस्ट लॉकडाउन को निकल जाने के बाद। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि रिकवरी में शायद इस बात थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनके तो महामारी का प्रकोप गांव में भी देखने को मिला है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारा बातचीत कस्टमर से हो रहा है, उसी के साथ हो रहा है कि वो दे आर रिकवरिंग टू गो बैक, जितना जल्दी हो सके दे वांट टू गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ्स। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन निकलेंगे, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तो फ्रेश लोन्स चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो लोन का डिमांड बढ़ेगा, वो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं। पर कलेक्शन में इनिशियली कुछ देर तक थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो हम लोग का उम्मीद ये है कि स्टार्ट हम लोग
लॉकडाउन खत्म होने के 6-8 महीना में सिचुएशन नॉर्मल होने की संभावना है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है, एग्रीकल्चर बहुत ठीक ठाक चल रहा है। पिछला 2 साल बहुत अच्छा हुआ है, इस साल भी उम्मीद ये है मानसून ठीक होने के कारण एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइस ऑल टाइम हाई पे। इसके कारण गांव में जो पैसे की जो 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 आमदनी हो रही है अच्छा हो रहा है। सरकार की जो स्कीम्स है उसके जरिए भी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, और गांव में इनकम की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोरोना के कारण एक्टिविटी बंद हो गई। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। और आप जो पॉजिटिव साइड पे जो फोकस कर रहे हैं, जो ब्राइटर साइड, जो रेज ऑफ होप हैं, या वो जो कैंडल इन द विंड जैसी चीजें आप बता रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है कि आप ये कह रहे हैं कि जब इससे पहले जो समस्या आती थी गाँव की मेजरली या रूरल बेल्ट्स में, वो या तो बाढ़ या सूखा या उस तरीके की नेचुरल कुछ डिजास्टर्स या उस तरीके के इश्यूज होते थे, और उसमें रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता था, या ऑलमोस्ट ना के बराबर उसमें पॉसिबिलिटी होती थी उस डिस्ट्रक्शन को रिकवर करने की या रिस्टोर करने की, कि जो चीज़ चली गई, अगर उनका जानवर बह गया या खत्म हो गया तो वो एक वो इरिपेरेबल लॉस है। उसी तरीके से उनके घर या उस तरीके की चीज़ें खराब होती थी जो कि उसमें ठीक नहीं होती थी, दोबारा से आपको बनाना होगा और एक बड़ा खर्चा होगा। लेकिन यहाँ कोविड सिचुएशन में आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉज है, एक रोक है, कि अभी वो घर से नहीं निकल सकते हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया है। तो वो वापस जैसे ही सब चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, जैसे ही अनलॉक शुरू होता है, तो एक रिकवरी वापस आ सकती है। तो केवल सस्टेनेंस चाहिए है, केवल उतने दिन तक उन्हें होल्ड ऑन वाली सिचुएशन में रहना होगा, होल्डिंग टाइट रहना होगा, कैसे भी करके सस्टेन करना होगा, लेकिन उसके बाद रिकवरी, वो बाउंस बैक बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छा होगा। तो ये इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा जो आप पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं, और आपका एक मेजर रोल होगा आपके फर्म का और आपके जैसे लोगों का, कि वो उन तक पहुंचे, उन तक ये मदद पहुंचे, टाइमली पहुंचे, और जब उनको जरूरत हो वापस खड़े होने की, अपने पैरों पे खड़े होने की, उस बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपने छोटे छोटे, चाहे वो वेंडर्स हों, छोटे दुकानदार हों, रेडियो वाले और उस तरीके के जो छोटे लोग, माइक्रो फाइनेंस है उसमें भी आप काम करते हैं, एमएसएमई सेक्टर को काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग भी हैं। इनके पास वॉर चेस्ट जैसा कोई फिनोमिना नहीं होता है, इनके पास कोई रिजर्व नहीं होता है, तो इनको, इनका रिजर्व खत्म हो चुका है, ये तय बात है। ये माना जा सकता है कि उनके पास 100% वो अब जीरो मनी पे, जीरो कैश पे, जीरो लिक्विडिटी पे बैठे हुए हैं, और इस समय उनको शुरू करने के लिए या खड़े रहने के लिए उनको वो लिक्विडिटी, वो सपोर्ट चाहिए होगा, और उसमें आपका एक मेजर रोल होने वाला है। तो ऑल पार्ट टू यू, एंड वी आर विद यू सर, के इस देश को, इस इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए, और उसमें एक बड़ा रोल जो आप प्ले करने वाले हैं, तो हम आपके साथ में हैं, और आपको उसके लिए बहुत सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, कि जब उसमें जहाँ पे भी आपको लगे कि हम कहीं से भी फाउंडर इंडिया आपके साथ सहयोग कर सकते हैं, आपकी बातों को, आपके प्लान्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हम आपके साथ में हैं। बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।